अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं जिससे आपके इक्विलिब्रियम पोजीशन वाले जो कंसेप्ट्स हैं उनमें बहुत हेल्प मिलेगी उनको बिल्ड करने के लिए। हमने क्या माना कि एक रॉड थी, लेट अस से एक स्ट्रेट रॉड थी, उसको एक बीच में से हमने बेंड कर दिया सेमी सर्कुलर फॉर्म में, और उस सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो r है। और अब इस रॉड के अंदर हमने एक रिंग डाल दी जिसका मास m है। अब ये जो रॉड है इसको अपनी ओरिजिनल एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट कर दिया। तो इस केस के अंदर हमको बताना है जो रिंग है वो एट व्हाट थीटा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर होगी, मतलब किस एंगल पर अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगी, वो सारे एंगल बताने हैं, और कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, मतलब स्टेबल होगी या अनस्टेबल होगी या फिर न्यूट्रल होगी। तो हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। उसके अंदर क्या है, एक तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, एक इसका खुद का वेट, और जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा। अब ये r साइन थीटा कैसे आया, क्योंकि जो आपका इसके अंदर जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेंगे तो सर्कल ये नहीं लेंगे, इनफैक्ट जिस सर्कल में ये रोटेट कर रहा है, मतलब ये जो एक्सिस है ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, तो रिंग का सर्कल क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा। अब इस सर्कल का क्या रेडियस है, हम m ओमेगा स्क्वायर r के अंदर जो r होता है वो इस सर्कल का रेडियस होता है, ना कि बड़े वाले सर्कल का। तो इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, लेट अस से कि एक एंगल थीटा पर है जो रिंग है, तो क्या होगा, ये हमारा कैपिटल R है जो ओरिजिनल वाला था, और ये थीटा, तो ये जो स्मॉल r है ये कितना आया, r साइन थीटा। इसका थोड़ा ध्यान रखें कि आपको कौन सा r लेना है और कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये हमने क्या करा, इक्वेशंस बैलेंस कर दी। अब इस एफ नेट को नहीं देखे, मैं अभी आपको समझाऊंगा। इक्वेशंस बैलेंस करी इस डायरेक्शन के अंदर, नॉर्मल रिएक्शन वाली डायरेक्शन के अंदर। तो नॉर्मल रिएक्शन को कौन कौन सी फोर्सेस बैलेंस कर रही होंगी, क्योंकि इसकी इस साइड कोई मूवमेंट नहीं है तो हमको ये कैलकुलेट करना है। तो हमने नॉर्मल रिएक्शन वाली उसके अंदर करा, तो n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा, एम जी का कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर एम जी कॉस थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, और इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन के अंदर वो कितना आएगा, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये है 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आया, m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब हमको एक्चुअली क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे चेक करना है, तो हम फोर्स देखेंगे वो कौन सी फोर्स लग रही है जो इसको इधर या इधर मूवमेंट प्रोवाइड करेगी, जिस वजह से ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है। तो वो फोर्स हमने कैलकुलेट करी, एफ नेट निकाली, मतलब कौन सी फोर्स लग रही है, विच इज एम जी का कॉम्पोनेंट एक तो एम जी साइन थीटा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा, और इसका इस डायरेक्शन के अंदर कॉम्पोनेंट विच इज m ओमेगा स्क्वायर r साइन थीटा कॉस थीटा। इसकी हमने नेट निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, df बाय डी थीटा निकालते हैं, जिससे कि हमको पता चलेगा कि कौन सी इक्विलिब्रियम है, मतलब स्टेबल है या न्यूट्रल है। तो हमको ये कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, df बाय डी थीटा निकालते हैं। df बाय डी थीटा करा तो क्या आया, इसका डिफरेंशिएशन जो आपने करा होगा मैथ्स के अंदर या फिर बेसिक जो मैंने आपको बताए थे, एम जी कॉस थीटा, बाकी टर्म एज इट इज, प्लस अब ये एज इट इज और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन विच विल बी एम जी साइन थीटा, और कॉस थीटा का कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा विच इज साइन स्क्वायर थीटा, और ये टर्म ऐसे कैसे ओमेगा स्क्वायर r अपॉन जी, और g से g कैंसिल हो जाएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे का पार्ट बताऊंगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि एफ नेट की जो आपने वैल्यू कैलकुलेट करी वो कितनी आई थी पिछली वाली स्लाइड से, एम जी साइन थीटा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस थीटा अपॉन जी, और ऐसे ही डी एफ बाय डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हमने क्या करा था एक्चुअली में, f जो लिया था हमने नीचे की तरफ लिया था, ठीक है, इस डायरेक्शन के अंदर लिया था, और थीटा क्या है कि यहाँ से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो डी एफ बाई डी थीटा का इम्प्लीकेशन क्या होता है, लेट अस से कि अगर हम डी एफ बाई डी थीटा निकाला, हाँ हमने, ये आया लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, मतलब अगर हम डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो रहा है, जो डी एफ है ये कम हो रहा है।
जितनी इसकी एफ की वैल्यू थी उससे कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर जो हमारा इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम वगैरह क्या होता है कि एक ही मीन पोजीशन के अबाउट रोटेट करता है। मतलब ये जो अगर ये पोजीशन है तो इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे लेकिन इसकी टेंडेंसी होगी कि वापस आ जाए। लेकिन इस केस के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो एफ फोर्स जो है वो कम हो रही है। उससे क्या हो रहा है, जो इस रिंग के ऊपर रीस्टोरिंग है वो कम लग रही है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रीस्टोरिंग फोर्स, ये वो वाली फोर्स होती है जो इसको अपनी पोजीशन पे वापस लाती है। लेकिन क्या हो रहा है, जब ये अपनी पोजीशन से थोड़ा हट रहा है तो F और कम हो रही है। इसका मतलब रीस्टोरिंग फोर्स कम हो रही है। इसका मतलब इस रिंग की टेंडेंसी होगी, इसके वापस आने की टेंडेंसी कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस के अंदर अगर हमने ये लिया तो इस केस के अंदर ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो कोई भी केस आपके पास आए, आप थोड़ा इसको एनालिटिकली सोचें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज को अच्छे से सोचें कि डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो f के साथ क्या होगा, लेस देन 0 का मतलब है कि f कम हो रहा है। अगर इसको बढ़ा रहे हैं, ये लेस देन 0 है ये टर्म, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम थीटा बढ़ाएं तो f को कम होना पड़ेगा तभी ये लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम अपने केसेस पे चलते हैं। अब इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम तब आता है जब f इज इक्वल्स टू 0 होता है। अब f इस इक्वेशन से कब कब 0 हो सकता है, ठीक है। या तो साइन थीटा 0 हो जाए, अगर साइन थीटा 0 हो गए तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, या फिर ये जो अंदर वाली टर्म है ये पूरी 0 हो जाए। अब साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा 0 होता है, ये तो हो गया तब। और अंदर वाली टर्म कब 0 होगी, जब 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा अपॉन जी आएगा। तो इससे क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू जी उधर चला जाएगा, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। तो सिर्फ इन ये दो थीटा की वैल्यूज होंगी जिन पर इक्विलिब्रियम आ सकता है। अब इन दोनों वैल्यूज पे क्या क्या इक्विलिब्रियम आएगा, इसके लिए हम देखते हैं। अब हमको जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर हमको ओमेगा, आर और जी की वैल्यूज नहीं दी हुई, हमको सिर्फ इन्हीं के अंदर कंसिडर करके बताना है। तो अब हम क्या करते हैं, हमको क्योंकि नहीं पता कि क्या बड़ा है और क्या छोटा है, तो हम केसेस बना लेते हैं जिसके अंदर होगा कि ओमेगा स्क्वायर आर जो है दैट इज ग्रेटर देन जी, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर इट इज लेस देन जी, या फिर ये इक्वल टू जी है। तो सबसे पहले फर्स्ट केस देखते हैं। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जब ये टर्म है तो इस थीटा पर एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 df बाई डी थीटा की क्या वैल्यू होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे डालेंगे थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ये वाली टर्म जो हुई ये 0 हो गई, बची ये वाली टर्म, इसके अंदर थीटा इज इक्वल टू 0 डाला तो cos 0 1 होता है, तो mg इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया df बाई डी थीटा का। तो उससे हमको क्या पता चला कि ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन जी है। इसका मतलब ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, दिस टर्म इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब ये जो पूरी टर्म हुई जो अंदर थी ये नेगेटिव हो गई। तो हम केस 1 देखते हैं। केस 1 के अंदर क्या है कि ये माना हमने ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन जी। तो अब हम ये जो है केस एनालाइज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 पर क्या होगा जब ओमेगा स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी है। तो उसके अंदर क्या होगा, df बाई डी थीटा देखेंगे एट थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो इसके अंदर थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो 0 हो गई, ठीक है। जब ये वाली टर्म 0 हो गई तो उसके बाद क्या होगा कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 होगा। अब जब ये इक्वल टू 1 हो गया तो क्या बचा, mg इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। अब ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन जी है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 होगा और ये नेगेटिव की टर्म है। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म आई df बाई डी थीटा दिस इज लेस देन 0, ये लेस देन 1 हो गई ना, क्योंकि ये ग्रेटर देन 1 है तो ये लेस देन 0 हो गई, लेस देन 1 हो गई। तो df बाई डी थीटा आई हमारी लेस देन 0। इसका मतलब क्या आया, जो मैंने अभी आपको समझाया था, df ये जो इस केस के अंदर यहाँ पे अगर ओमेगा स्क्वायर आर इज ग्रेटर देन 0 है एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे ये अनस्टेबल होगा। अब देखते हैं एट cos थीटा इज इक्वल्स टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर। अब एट जी cos थीटा इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर पे क्या होगा कि ये जो वाली जो टर्म है ये टर्म हो जाएगी 0, क्योंकि cos थीटा को हम डालेंगे जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये टर्म हो गई 0।
अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब साइन थीटा की कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, और तो डी एफ बाई डी थीटा हमारा क्या आया, दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने केस 2 पे, जब ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन जी। तो उस केस के अंदर क्या होगा, एट थीटा इज इक्वल्स टू 0, वही सेम चीज़, यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो गई, यहाँ पे 1 आया, ये 1 हुआ, ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन जी, इसका मतलब ये टर्म जो है ये हो गई लेस देन 1, दिस टर्म इज लेस देन 1। इसका मतलब ये जो पूरी टर्म हुई ये आ गई पॉजिटिव, तो डी एफ बाई थीटा इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब जो बी पार्ट होता है, जब cos थीटा इज इक्वल्स टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर है, तो ये इस केस के लिए f इज इक्वल्स टू 0 होगा ही नहीं, क्योंकि जब ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन जी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा जो है इसकी वैल्यू कितनी आई, ग्रेटर देन 1, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इस वैल्यू पर, या मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जब f इज इक्वल्स टू 0 होगा। यानी केस 2 के अंदर जब ओमेगा स्क्वायर आर इज लेस देन जी है, तब f 0 सिर्फ एक ही केस में हो सकता है, जब थीटा इज इक्वल्स टू 0 हो। अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस पे, जब ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू जी है। इसके अंदर देखते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 0 क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई, ये टर्म थीटा इज इक्वल्स टू 0 पे 1 और ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू जी है, तो ये टर्म भी 0 हो गई। इसका मतलब डी एफ बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या आया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। और अब हम अगर यहाँ पे देखें cos थीटा इज इक्वल्स टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर है, तो हमने ऊपर क्या एज्यूम करा था, ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू जी, इसका मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 1, इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो ये पहले वाला केस जैसा ही आ गया। तो आप देख सकते हैं, बस आपको यहाँ पे क्या एनालाइज करना है कि डी एफ बाई डी थीटा करेंगे जब आप, तो उस केस में आपका अनस्टेबल होगा, मतलब लेस देन 0 है, तो उस केस के अंदर आपका ये अनस्टेबल होगा या स्टेबल होगा। बाकी केसेस एनालाइज करना बहुत आसान है। जनरली जो आपको क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर ओमेगा स्क्वायर आर और जी की वैल्यूज गिवन होंगी, तो आपको इन तीनों केसेस को एनालाइज नहीं करना पड़ेगा। आप अपने आप ही देख सकते हैं, या तो ये होगा कि ये वैल्यूज इसके इक्वल होंगी, तो आप सीधा केस थर्ड डिस्कस करेंगे, या फिर क्वेश्चन के अंदर केस 2 होगा या केस 1 होगा। आपको तीनों केसेस एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है।